नमस्कार दोस्तों। आइए थोड़ा सा भाषा परिवार के बारे में और विस्तृत रूप में सीखते हैं। भाषा परिवार भारत में 4 प्रकार की भाषा परिवार हैं। सबसे अधिक भारोपीय भाषा परिवार, लगभग 74% भारत के लोग भारोपीय भाषा परिवारों से संबंध रखते हैं और उनसे ही रिलेटेड जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं उनको बोलते हैं। बाकी द्रविड़, दूसरे द्रविड़, लगभग 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें बोलते हैं। जैसे जो भी साउथ में लोग हैं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सारे लोग ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की हैं और इससे संबंधित लोग, इन क्षेत्रों के लोग इन्हीं भाषाओं को बोलते हैं। इसके बाद चीनी तिब्बती, ये भाषाएं जो पूर्व में जो राज्य हैं उन राज्यों में जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये भाषाएं बोली जाती है। तो ये काफ़ी कम हिस्से में, लगभग 1.7, भारत की कुल जनसंख्या का 1.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा का, यानी चाइनीज़ तिब्बतन भाषा का, भाषा परिवार से रिलेटेड भाषाओं को बोलते हैं। इसके बाद आता है आष्ट्रिक भाषा परिवार। तो आष्ट्रिक भाषा परिवार भी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में जो जनजातियां हैं, कुछ बची हुई जनजातियां, अब तो धीरे धीरे जनजातियां जैसे जैसे मनुष्य ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगल काटे जा रहे हैं और जंगलों में रहने वाली जो प्रजातियां थी, जनजातियां थी, वो धीरे धीरे अब शहर की तरफ आ रही हैं और उनके लिए भी सरकारों ने कुछ विशेष कदम उठाए जिनसे उनका विकास हो। इस वजह से जनजातियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब वो भी आम जन की भाषा में बोलने में सक्षम हो रहे हैं। तो वो एक ऐसी भाषा को अपनाना चाहते हैं जो कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक कम्युनिकेशन का माध्यम बने। तो आष्ट्रिक भाषा परिवार इन्हीं राज्यों से रिलेटेड जो जनजातियाँ जो बची खुची हैं वो लोग बोलते हैं। तो आइए भाषा परिवारों के बारे में थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करते हैं। भाषा परिवार, सबसे पहले जानिए कि भाषा परिवार क्या है। तो भाषा परिवार को अगर समझें तो सबसे पहले मानव ने बस्तियां बताई और सांकेतिक माध्यमों से, सांकेतिक और ध्वनि तरंग जो निकलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ ध्वनि तरंग है। ध्वनि और सांकेतिक माध्यमों से अपने भावों और विचारों को व्यक्त किया गया। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ें थी, तो ये भाषा थी। लेकिन जब बात आई लिखने पढ़ने की, साहित्य रचना करने की, तब ये क्या हुआ, तब इनका विकास हुआ। तो एक भाषा परिवार अभिलिखित इतिहास से पहले मतलब जब भाषा के बारे में लिखा गया उससे भी पहले एक ही पूर्वज से संबंध रखने वाली अलग अलग भाषाओं को सम्मिलित करता है। पूर्वज एक ही हैं, लेकिन जब हम लोग इसमें सीखेंगे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत, उसमें देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट होता है। तो एक भाषा परिवार अभिलिखित इतिहास से पहले के एक ही पूर्वज द्वारा संबंध रखने वाली अलग अलग भाषाओं का सम्मिलन है। इसे बोलते हैं भाषा परिवार। तो देखिए, भाषा परिवार को मुख्यतः कई रूपों में बांटा गया है। तो ये तो 4 भाषा परिवार हैं। इससे पहले भी जो भी भाषाएं हैं, लगभग सिंध प्रांत से, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो जब आर्यों का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद भाषाओं को अभिलिखित किया गया, लिखा गया। तो भारोपीय भाषा परिवार में मुख्य रूप से 3 कालों में इसका इतिहास लिखा गया है। पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा लगभग 1500 ईसा पूर्व ये विकसित हुई। 1500 वर्ष ईसा पूर्व से ये ज्ञान में आई। तब से इस भाषा को, और सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है।
संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो देखिए, अष्टध्यायी जो ईसा से 400 वर्ष पूर्व, ईसा से 400 ईसा पूर्व, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अष्टध्यायी जो एक पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की, सबसे पुरानी पुस्तक, पाणिनि ने इसको लिखा है और ये ईसा से 400 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 2400 साल, 2400 से अधिक साल पहले पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी और सबसे पहली पुस्तक अभिलिखित की। महावस्तु भी एक पुस्तक है जो हीनयान सभ्यता, अनेक सभ्यताएं थी उस समय, अनेक सभ्यताएं थी, अलग अलग समूहों में लोग रहते थे, अलग अलग सभ्यताओं को वो अपनाए थे। तो हीनयान एक संप्रदाय था। तो हीनयान संप्रदाय की एक पुस्तक थी महावस्तु, जो कहानियों का खजाना था, कहानियों का संग्रह था, और ये मिश्रित भाषाओं में लिखा गया था। किन भाषाओं में? संस्कृत में, पाली में और प्राकृत। देखिए, संस्कृत, पाली व प्राकृत भाषा में मिश्रित रूप से लिखा गया था। अगर बात की जाए, प्राकृत जो थी वो आम जन की भाषा थी, आम लोग उसको बोलते थे, काफ़ी सहजता से बोलते थे। लेकिन संस्कृत बोलने वाले लोग रूढ़िवादी किस्म के थे। रूढ़िवादी किस्म कहने का मतलब ये है कि संस्कृत बोलने वाले कुछ विशेष लोग होते थे, संभ्रांत लोग होते थे और ज्ञानी लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण, मोस्टली ब्राह्मण, ये लोग संस्कृत को बोलते थे। संस्कृत को बोलने के कुछ नियम होते थे, इसलिए संस्कृत भाषा में को लिपिबद्ध पहले किया गया, बाद में प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा संस्कृत के साथ ही बोली जाती थी, लेकिन उसको लिखने में परेशानी हुई, लिखे लोग नहीं, क्योंकि जो भी संभ्रांत लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा को महत्व देते थे। तो इसलिए बाद में फिर धीरे धीरे प्राकृत भाषा में, जो आम जन की भाषा थी, जिसके ऊपर कोई प्रतिषेध नहीं था, तो उन लोग फिर प्राकृत भाषा को धीरे धीरे विकसित करना शुरू किया। पाली भाषा, प्राकृत के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा मगध में बड़े पैमाने पर बोला जाता था। मगध जो क्षेत्र था उसमें बड़े पैमाने पर पाली भाषा को बोला जाता था, और बौद्ध धर्म की जितने भी बौद्ध उपदेश हैं पाली भाषा में। प्राकृत भाषा में भी बौद्ध के बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन प्राकृत में भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे उपदेश हैं, और पाली भाषा में महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में लिखे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, वो पाली भाषा में है। अगर आप 7 फोल्ड पाथ्स ऑफ बौद्ध धर्म के 7 फोल्ड पाथ देखेंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्मम गच्छामि, इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। और बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में भी हैं और पाली भाषा में भी है। तो प्राचीन में अगर देखा जाए तो प्राकृत भाषा में है, और अभी देखा जाए तो पाली भाषा में है। अब बात करते हैं सौर सेनी की। सौर सेनी जो भाषा है अपभ्रंश भाषा से ही विकसित भाषा है। तो ये मध्यकाल में आ जाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली आता है, सौर सेनी आता है, इलू और पचासी। सौर सेनी मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से जो जैन ऋषि थे, जैन मुनि थे, जैन ब्राह्मण थे, जैन साधु थे, वो नाटक लिखने में सौर सेनी भाषा का प्रयोग करते थे। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि सौर सेनी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती थी। इसके बाद इलू, जो आज की वर्तमान की जो सिंगली भाषा है, जो श्रीलंका में बोली जाती है और तमिलनाडु के कुछ भाग में बोली जाती है, तो ये तमिल से मेल खाती है सिंगली भाषा। तो सिंगली भाषा इलू की, इलू भी क्या है? सिंगली भाषा का प्राचीनतम रूप है, जो भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। यानी इसका भी जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। यानी संस्कृत को हम इसीलिए कहते हैं कि ये सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसने सारी सीमाओं को पार किया। अगर आप देखें कि तमिल देखें तो तमिल ने क्या भारत की सीमाओं को
हर तरफ पार किया है नहीं, लेकिन अगर संस्कृत के देखा जाए तो संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक हर क्षेत्रों में द्रविड़ भाषा, भारोपी भाषा परिवार से की जो पहली भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत का विस्तार हुआ और इसी को सब भाषाओं का जननी कहा गया। 85 भाषा, ये भाषा बहुत कम लोग बोलते थे और कुछ एक ग्रंथ इस पे ये भूत भाषा बोली जाती थी या मृत लोगों की भाषा बोली जाती थी। तो इसमें भूत पिशाचों के बारे में, जैसे अथर्ववेद है, हाँ अथर्ववेद में जैसे टोना टोटका के बारे में लिखा गया है, भूत पिशाच के बारे में लिखा था। उसी तरह 85 भाषा भी उन्हीं चीज़ों पे उल्लिखित हुई और 85 भाषा भूत भाषा या मृत भाषा कहलाई। तो अब बात की जाए तो ये मध्यकालीन भाषाएं थी, मध्यकालीन भारोपी भाषा परिवार की कुछ भाषाएं थी। बात की जाए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो हिंदी इनमें से एक है, हिंदी, इसके बाद हिंदी, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, ये सारी भाषाएं जो थीं वो हिंदी भाषा से मध्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती थी और ये इनका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। बात की जाए द्रविड़ परिवार की, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कुल 21 भाषाएं सम्मिलित थी। देखिए हमने यहाँ लिखा है कुल 21 भाषाएं सम्मिलित थी। तो इसको भी 3 शाखाओं में बांट दिया गया है। उत्तरी समूह, यानी कि अगर ये देखा जाए उत्तरी समूह, ये वाला उत्तरी समूह मतलब ये दक्षिण का उत्तरी समूह, ये उत्तरी समूह में कुल 3 भाषाएं बोली जाती थी, ब्राहुई, माल्टो और कुरुक। ये जनजातियां थी वो ये इन भाषाओं को बोलती थी, ब्राहुई, माल्टो और कुरुक। तो उत्तरी क्षेत्रों में जो विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, सतमाला पर्वत के नीचे की जो जनजातियां रहती थी आंध्र प्रदेश और, तो ये लोग इन भाषाओं को बोलते थे। बात की जाए केंद्रीय समूह की, यानी केंद्रीय समूह का मतलब ये जो पार्ट है ये केंद्रीय समूह। तो केंद्रीय समूह में कुल 11 भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें से तेलुगु भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती थी और तेलुगु भाषा को एक सभ्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए दक्षिणी समूह की, ये पूरा का पूरा दक्षिणी समूह, ये तो दक्षिणी समूह में कुल 7 भाषाएं थी। इन 7 भाषाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं इसमें जो भी बची हुई भाषाएं थी, 3 भाषाएं इसमें, 11 भाषाएं इसमें और 7 भाषाएं इसमें। दक्षिणी समूह में कुल 7 भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें तमिल, कन्नड़ और मलयालम सबसे प्रमुख थी। मलयालम को दक्षिणी समूह का यानी द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ये केरला में बोली जाती है मलयालम, सबसे कम बोली जाने भाषा वाली और आधुनिक भाषा कहलाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की आधुनिक भाषा और नवीनतम भाषा मलयालम कही जाती है और ये सबसे ज़्यादा कम बोली जाती है। बात की जाए चीनी तिब्बती भाषा परिवार की, तो मोस्टली ये मध्य एशिया से जो आक्रांता आए, मंगोलियाई आक्रांता है, उनके भाषा समूह से संबंध रखने वाली भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। तो देखिए मंगोलियाई परिवार से संबंधित भाषा है। इसमें कुछ प्रमुख भाषाएं थी जो भी पूर्व के राज्यों में, जैसे वहाँ पे पहाड़ है, मीरी, डफला, जकात और मिसमी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो भी पहाड़ियाँ हैं, ये उत्तर साइड में जो हिमालय का जो रुख हिमालय है, जो यहाँ से ऐसे आया, उत्तर में जो पूर्व में जो फैला है, पूर्व में इसकी जो शाखा ऐसे आई है। और अंडमान निकोबार भी बोला जाता है कि हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का उठा हुआ भाग है ऐसे। तो ये जो पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे, ये पहाड़ियाँ जैसे गारो होगी, खासी होगी, जयंतिया, मिसमी, करात, उसके बाद अभोर, मिसमी, डफला, ये सारी जो पहाड़ियाँ थीं, ये यहाँ पे रहने वाली जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो
तो ये जो जनजातियाँ थी वो यही चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित भाषाओं को बोलते थे। तो इनकी अलग अलग भाषाएं थी। कुछ प्रमुख भाषाएं थी सिक्किमी, सिक्किम में प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा सिक्किमी, भूटिया, बाल्टी, शेरपा, लाहौली, किन्नौरी, लिम्बू, अभोर, मीरी, डफला, मिश्मी, गारो, खासी, नागा इत्यादि। इतनी सारी भाषाएं थी जो चीनी तिब्बती, और भी बहुत सारी भाषाएं थी जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंध रखती थी। तो हमने देखा कि भारतीय भाषा परिवार से 120 से भी अधिक भाषाएं इससे निकली हुई हैं, और लगभग संस्कृत को सब भाषा परिवारों का, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार पर। देखिए ये भी काफ़ी कम बोली जाने वाली भाषा है, और कुछ जनजातियां जो बची हुई हैं वो इन भाषाओं को बोलती है। जैसे आपने एक हमारे भारतीय आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही थे बिरसा मुंडा, नाम सुना होगा आपने बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा, अब मुंडा जो प्रजाति थी वो ये भाषा संथाली भाषा परिवार, संथाली भाषा थी वो बोलते थे। तो मुंडा, कोल, खासी, निकोबारी, ये सारे लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोलते थे। तो इस समूह की मुख्य भाषा संथाली थी, और बिहार, झारखंड व बंगाल के संथाल आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा थी। संथाल आदिवासी आज के समय में भी हैं और इस भाषा को बोलते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे अब उधर जंगलों को काटा जा रहा है और धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है। विकास, हम सो कॉल्ड विकास, क्योंकि वो सस्टेनेबल, सतत विकास नहीं है। सतत विकास का मतलब होता है कि हम अपना विकास करें लेकिन किसी का नुकसान ना करें। हमारे विकास में सबका विकास सम्मिलित हो, उसे सतत विकास बोलते हैं। लेकिन सतत विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, जनजातियों को खत्म किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये भाषाएं भी क्या हो रही, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जैसे जैसे जनजातियां विलुप्त हो रही हैं, बहुत सारे पशु पक्षी, उनकी संख्या भी, उनकी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। उसी तरह पेड़ों को काटने से, अर्बनाइजेशन से, तो इसी तरीके से ये भाषाएं भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग लिपि के बारे में समझते हैं। लिपियों को देखते हैं। लिपियों का प्रयोग भाषा को लिखने में किया जाता है उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से। हमने देखा, अभी पीछे देखा कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव और विचार को प्रकट करना भाषा कहलाता है। लेकिन जब उसे लिखने की बात आती है, जब लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव और विचारों को उत्पन्न करने की बात आती है, तो उस समय हमें एक स्क्रिप्ट की, एक लिपि की ज़रूरत पड़ती है, जो लिपि कहलाती है। तो देखिए, भारत की लगभग सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। जितनी भी लिपियाँ सब ब्राह्मी लिपि से निकली। लेकिन ब्राह्मी लिपि से भी पहले सिंधु लिपि थी। सिंधु लिपि में अब देखा जाए तो कुछ इस तरीके से निशान बने रहते थे, ऐसे इस प्रकार के कुछ निशान। तो सिंधु लिपि को अभी ये दर्जा नहीं मिला है कि वो जो लिपि थी वो एक्चुअली वो लिखने के लिए प्रयोग करते थे या कुछ और चीज़ों के लिए, क्योंकि वो भाषा के रूप में, लिखने के रूप में अभी तक उसके साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं। इसलिए, लेकिन अभी तक जो माना जाता है कि सिंधु लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लिपि है, और वो अपने विचारों और भावों को वर्ण संकेतों की माध्यम से, इन वर्ण संकेतों की जो माध्यम से अवतरित करने की कोशिश करते थे, उसे बोला जाता है सिंधु लिपि। जी, तो ब्राह्मी लिपि को मूल लिपि, अब सिंधु लिपि को इसीलिए प्राचीन लिपि कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से पहले सिंधु लिपि को भी समझने की कोशिश की गई, लेकिन अलग अलग साक्ष्य मिले जिससे समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है। संकेतों के माध्यम से लिखा गया था।
इसके बाद ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मी लिपि मूल लिपि है और भारत की लगभग सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से अवतरित हुई हैं। गुप्त लिपि, गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुप्त लिपि में ही लिखा जाता था, भाषाओं को लिखा जाता था। अगर देखिए तो लिपि जो होती है सिर्फ एक ही लिपि से सारी भाषाएं नहीं लिखी गई हैं, अनेक लिपियों का उसमें मिश्रण किया जाता है। एक ही भाषा में वर्णों को लिखने के लिए अनेक लिपियों का वर्णन, अनेक लिपियों का उसमें मिश्रण किया जाता है। खरोष्टी लिपि गांधार क्षेत्र में, खरोष्टी लिपि गांधार क्षेत्र में लिखी जाती थी। गांधार क्षेत्र आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कुछ भाग जो है वो गांधार, पहले गांधार साम्राज्य कहा जाता था, गांधार प्रदेश में आता था। तो ये जो लिपि है खरोष्टी लिपि, वो दाएं से बाएं, अमूमन हम जो देवनागरी लिपि लिखते हैं तो देखिए बाएं से ये बायां है और ये दायां है। जिस हाथ में मैंने घड़ी पहनी हुई है, मार्कर लिया है, वो बायां हाथ है और ये दायां हाथ है। तो देखिए जो लिपि होती है, हमने देवनागरी लिपि में लिखा है, इंग्लिश में भी अगर लिखें तो हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, इधर से इधर की तरफ चलते हैं। लेकिन जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी इधर से लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे आप लिखते हुए, जैसे उर्दू लिखा जाता है, उर्दू लिपि है ये भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी तरह खरोष्टी लिपि भी क्या होती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती। वट्टेलुट्टू लिपि, वट्टेलुट्टू लिपि ये तमिल भाषा को लिखने में काम आती है। तमिल भाषा में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है और ये दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई लिपि है। ऐसा नहीं है कि इस लिपि का जो ये लिपि उत्तर भारत में ही उत्पन्न हुई थी, नहीं, ये दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और तमिल भाषा को लिखने में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए कदम्ब लिपि की, तो कदम्ब लिपि को कन्नड़ लिखने में प्रयुक्त किया जाता है। कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक की मुख्य भाषा है, राजभाषा है, उसको कन्नड़ कदम्ब लिपि में लिखा जाता है। ग्रंथ लिपि, ग्रंथ लिपि में दो भाषाएं लिखी जाती है। जो द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे नवीनतम भाषा है और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है मलयालम, वो ग्रंथ लिपि में लिखी जाती है। और श्रीलंका की जो सिंघली भाषा है, सिंघल भाषा, वो भी ग्रंथ लिपि में लिखी जाती है। बात की जाए शारदा लिपि की, तो शारदा लिपि कश्मीरी और संस्कृत को लिखने में इस लिपि का प्रयोग होता है। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि ये लिपि पंजाब में लिखी जाती है। पंजाब राज्य में जो भी पंजाबी भाषा लिखने में प्रयोग होता है, जो वर्ण प्रयोग होते हैं वो गुरुमुखी लिपि के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। बात की जाए अगर देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि काफ़ी बृहद और काफ़ी विस्तारित लिपि है, काफ़ी बड़ी लिपि है। इस लिपि में 120 से भी अधिक भाषाओं को, आप देखिए इसमें 120 से भी अधिक भाषाओं को लिखा गया है इस लिपि में। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, नेपाली सहित 120 से अधिक भाषाएं देवनागरी लिपि में, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। मोड़ी लिपि, मोड़ी लिपि मराठी भाषा लिखने के लिए प्रयोग होता है। मराठी भाषा देवनागरी भी यूज़ किया जाता है और मोड़ी भाषा, मोड़ी लिपि भी, दोनों लिपियों का मिश्रण करके मराठी भाषा को लिखा जाता है। लास्ट में उर्दू लिपि, उर्दू भाषा लिखने में प्रयोग होती है और ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। आगे हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि क्या है और इसकी विशेषता क्या है। अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो नागरी लिपि पहले हुई थी और इसकी दो शाखाएं थी, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा से देवनागरी शब्द, देवनागरी लिपि का लिपिबद्ध हुआ। और राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, तो पश्चिमी शाखा में इतनी सारी लिपियां थी, देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती, महाजनी और कैथी लिपि। पूर्वी शाखा में बांग्ला, असमिया, उड़िया, ये सारी लिपियां थी। तो जो भाषाएं थी, बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, उड़िया भाषा, इनमें ये पूर्वी शाखा की नागरी लिपि का ही उल्लेख है इसमें। इसी लिपि में इसको लिखा जाता है। और पश्चिमी भाषा में,
पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी लिपि थी। तो देवनागरी शब्द का पहले ये नागरी लिपि थी, लेकिन चूँकि भारत को देवभूमि कहा जाता है, इसीलिए बाद में जो प्रकाष्ठ पंडित थे, संभ्रांत लोग थे, इसमें देव शब्द को जोड़ दिया, तो इस वजह से इसका नाम हो गया देवनागरी। इस लिपि का प्रयोग 8वीं से 9वीं सदी के आरंभ में हुआ। 8वीं से 9वीं सदी के आरंभ में आप समझ सकते हैं कि उस समय समाज में किस प्रकार के बलों का, किस प्रकार के सामाजिक बलों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। यानी जो ब्राह्मणवादी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो उन्हीं का सबसे ज़्यादा क्या था, वर्चस्व था। और वही राजाओं को, बड़े बड़े राजा जो थे, उनको वही उपदेश देते थे, वही उनको सारी चीज़ें समझाते थे कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। तो जो भी लिपियों को उन्होंने देवनागरी, इसलिए वो देवभूमि भारत में, तो देवनागरी इसका नाम पड़ गया। अब देवनागरी लिपि के कुछ प्रमुख गुण हैं, क्या क्या हैं आइए देखते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। बहुत सारी लिपियां हैं, जैसे खरोष्टी लिपि हो गया, उर्दू लिपि हो गया, फारसी लिपि हो गया, तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, लेकिन ये लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। जैसे न, एक ध्वनि निकली और एक ही वर्ण संकेत, क, अ, आ, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, जैसे ध्वनि का नाम र, वही वर्ण का नाम भी हो गया। तो ये इसकी खासियत है। कोई मूक वर्ण नहीं है, यानी कोई भी साइलेंट वर्ण, कोई भी साइलेंट अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, हम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही व्यापक रूप में है, यानी पूरे उत्तर भारत में और भी पूर्व में और पश्चिम में, मध्य भारत में इस लिपि को लिपिबद्ध किया गया है। और सारी भाषाएं इस लिपि में, 120 से भी अधिक भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि के बारे में है। तो भाषा का यहाँ पे, भाषा लगभग समाप्त हो रही है। थोड़ा सा इसमें एक पार्ट और बचा है, अभी हम लोग इसको देखेंगे कि हिंदी भाषा में पत्रकारिता का और हिंदी को वैश्विक स्तर पे कैसे पहचान मिली और उसमें क्या क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को बस इसी क्लास में हम लोग अभी देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ पत्रकारिता के बारे में। तो देखिए 30 मई 1826, अगर बात की जाए कि आज़ादी से पहले 19वीं सदी में भारत के काफ़ी सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेलों में ब्रिटिश लोगों द्वारा बंद कर दिया जाता था। और वो, उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं होता था कम्युनिकेट करने का या पढ़ने लिखने का। तो वो, अब जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनके पास हमारा संदेश पहुँचे और इनका संदेश हमारे पास आए। तो उन्होंने क्या किया कि पत्रकारिता का आरंभ किया। प्रेस स्थापित हुए और इन प्रेसों में किताबें छपनी शुरू हुई, पत्रिकाएं छपनी शुरू हुई, समाचार पत्र छपने शुरू हुए। तो यहाँ से एक लिखित जो कलम का आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आंदोलन शुरू हुआ और शुरू होके चलते चला गया और एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसी क्रांति में हिंदी को मुख्य रूप से शामिल किया गया। 30 मई 1826 को कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा उदंत मार्तंड नाम का पहला हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई। चूँकि ये साप्ताहिक पत्रिका 2 साल के बाद बंद हो गई,
लेकिन ये पहली साप्ताहिक पत्रिका थी और 30 मई को इसका आरंभ किया गया, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि उदंत मार्तंड कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था और किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। अगर कहीं कहीं लिखा जाता है वाई के शुक्ल लिखा जाता है, वाई के शुक्ला, तो वाई के शुक्ल से आप याद रखेंगे कि ज को य में ज को युगल या जुगल, कुछ लोग जुगल कहते हैं, कुछ लोग युगल कहते हैं, पंडित युगल किशोर, तो वाई से, इंग्लिश का जो लेटर है वाई से शुरू होता है, YUGAL, युगल किशोर शुक्ल। तो वाई के शुक्ल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद राजा राममोहन राय ने सन 1829 में 1829 में संवाद कौमुदी और बंगदूत नामक पत्रिका, इन्होंने पत्रिका का संपादन किया और फिर बाद में इसका प्रकाशन हुआ। तो बंगदूत 4 भाषाओं में, मुख्यतः 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला में। राजा राममोहन राय आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद 1845, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 1845 में बनारस अखबार प्रकाशित हुआ। सबसे पहला जो अखबार है वो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, वाराणसी मंडल में पहला बनारस अखबार 1845 में प्रकाशित हुआ। शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके मुख्य संपादक थे और ये आपसे स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मुख्य संपादक कौन थे बनारस अखबार के, जो 1845 में प्रकाशित हुआ था? गोविंद रघुनाथ राव थत्ते, ये स्थानीय पत्रकार थे। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि 1800, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। 1854 में फिर समाचार सुधा वर्णन श्याम सुंदर SS सेन ने प्रकाशित किया, ये भी एक हिंदी की पत्रिका थी। इसके बाद कवि वचन सुधा और बाल बोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग है, साहित्य जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग में क्या क्या बदलाव हुए, उन्होंने कलम क्रांति में क्या क्या बदलाव किए, कितनी कहानियाँ लिखी, किस हद तक उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। तो बाल बोधनी जो, तो कवि वचन सुधा सबके लिए थी, लेकिन बाल बोधनी जो थी स्पेशली महिलाओं के लिए मासिक पत्रिका थी, स्पेशली महिलाओं के लिए, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए मासिक पत्रिका था। फिर 1885 में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कांग्रेस का गठन होता है और इस कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम की सदस्यता में होता है। इसके बाद 1896 में कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ लिखित उपन्यास से वंदे मातरम गीत गाया, जो भारत का बाद में चल के भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया, जो कि इन्हीं के उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। इसके बाद 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में फिर कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद फिर 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाया, जो आज के समय में भारत का राष्ट्रगान है। जन गण मन गाया और इसके 2 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर को हिंदी साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिलता है। यानी नोबेल पुरस्कार एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहित्य में और कला संस्कृति में, विज्ञान में, उसके बाद आयुर्वेद में, उसके बाद चिकित्सा में, उसके बाद अंतरिक्ष में, हर प्रकार में एक बृहत योगदान देने वाले लोगों को ये मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो विश्व हिंदी साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और किस पुस्तक के लिए मिला? जनगण मन के लिए नहीं। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि,
हिंदी में इसे गीतांजलि कहते हैं, और अगर बात की जाए ये बांग्ला भाषा में लिखा, बांग्ला में भी है, बांग्ला में इसको गीतांजलि बोलते हैं। तो गीतांजलि के लिए पहला हिंदी साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। इसके बाद 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी का प्रथम सम्मेलन नागपुर में संपन्न हुआ, और इसी को हर साल इसी तर्ज पे हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा मिला, और 14 सितंबर को हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। अभी हाल ही में 18वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 18वां, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 18वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? मॉरिशस में। जब पहले लेक्चर में जाके देखिए, हिंदी के जो पहला चैप्टर है उसमें जाके देखिए कि हमने देखा था कि मॉरिशस एक ये जो मेडागास्कर द्वीप है इसके आसपास, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। मेडागास्कर द्वीप के आसपास ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हीं को मॉरिशस द्वीप कहा जाता है। और मॉरिशस द्वीप पे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसी मॉरिशस द्वीप पे 18वां हिंदी सम्मेलन जो वर्तमान में अभी संपन्न हुआ है, हम 2020 के नवंबर में हम हैं, इस समय नवंबर 2020 में है, दिवाली के बाद। और 18वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था 2018 में, आज से ठीक 2 साल पहले। तो ये ध्यान रखिएगा कि 18वां अभी संपन्न हुआ है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक तो था भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में। अगली कक्षा में हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कीजिए, और साथ साथ ये भी बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।